बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत से हैं? अच्छा, हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के हमने तकरीबन कोई 4 लेक्चर कर लिए। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मैनेजमेंट विद द नेचुरल एनिमीज़, कि नेचुरल एनिमीज़ को हम एज अ टैक्टिक यूज़ करते हैं, एज अ मेथड यूज़ करते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पेस्ट्स। पेस्ट की मैनेजमेंट के लिए, मीन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो अब पूरी की पूरी IPM बेसिकली है मैनेजमेंट। जैसे कि बार बार आपको हर लेक्चर के शुरू में बताया जाता है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ हम हर टॉपिक जो पढ़ेंगे उसमें तकरीबन क्या होगा, पेस्ट को मैनेज किया जाएगा। पेस्ट को मैनेज क्या होता है ये आपको बता चुका हूँ कि पेस्ट को इकोनॉमिक इंजरी लेवल से नीचे नीचे मेंटेन करना, पेस्ट को एलिमिनेट नहीं करना, दैट इज द पेस्ट मैनेजमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप इन्वायरमेंट, कि हम क्रॉप के इन्वायरमेंट को किस तरह मैनेज करते हैं, हम किस तरह से वो क्रॉप जहाँ पर पेस्ट आ गया है उस क्रॉप के इन्वायरमेंट को हम क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, उसमें उसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं ताकि वहाँ पर पेस्ट का जो लेवल है वो कम से कम हो। आजकल आपको पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एज द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज, वी नीड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एवरीथिंग फॉर फीडिंग, फॉर शेल्टर एंड फॉर एवरीथिंग। यानी कि जो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है हमें फूड भी ज़्यादा चाहिए, हमें रहने के लिए जगह भी चाहिए, हमें सब कुछ जो हमें हमारी ज़रूरियात हैं, यानी कि हम एट द एंड नेचुरल पॉपुलेशंस को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द आर्टिफिशियल पॉपुलेशन बाय कटिंग डाउन द फॉरेस्ट, बाय सम अदर मेथड्स। हम जो भी करके अपनी ज़रूरियात को पूरा करने में मसरूफ़ हैं। अब अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, अपनी फूड को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे फील्ड्स तैयार करते हैं जहाँ पर ज़्यादा फर्टाइल सॉइल हो, जहाँ पर ज़्यादा बेहतरीन इन्वायरमेंट हो, जहाँ हमारी जो पैदावार है, जो हमारी क्रॉप है वो मैक्सिमम यील्ड दे। अब हम तो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैक्सिमम थिंग्स प्रोवाइड करते हैं, फील्ड में बहुत सारी ज़रूरियात हमारी हैं जो हम पूरा करने के लिए उस फील्ड को प्रिपेयर करते हैं और उस फील्ड को अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी उसमें क्रॉप्स उगे। अब उस फील्ड को हम अट्रैक्टिव बनाते हैं क्रॉप्स की पैदावार के लिए, लेकिन जो ही पेस्ट इधर से गुजरता है या किसी भी जगह जा रहा होता है वो उस फील्ड को देखकर उस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। जब उस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है तो ऐसी फील्ड, ऐसी क्रॉप जो हमने लगाई तो क्या थी, अपनी पैदावार पूरी करने के लिए, लेकिन ही अट्रैक्ट्स द पेस्ट, उसने पेस्ट को अट्रैक्ट किया। अब जब पेस्ट को अट्रैक्ट किया तो फिर क्या होगा, फाइनल पेस्ट वहाँ पर आकर अपनी रिक्विजिट्स बना लेगा, अपनी रहायशगाह बना लेगा और वहाँ पर डिस्ट्रक्शन को शुरू कर देगा। अब किसी भी चीज़ का अगर फ़ायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है। हमने अपने फ़ायदे के लिए क्रॉप का इन्वायरमेंट बेटर किया। इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप इन्वायरमेंट, पूरे का पूरा टॉपिक हमारा ये लेंथी टॉपिक है। हो सकता है कि 2 लेक्चर्स हों, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में इसको कवर कर दिया जाए। तो पूरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हम क्रॉप से किस तरह बिहेव करते हैं कि वो पेस्ट को अट्रैक्ट ना करे और पेस्ट और जो हमारी यील्ड है वो भी मैक्सिमम प्रोड्यूस हो। तो अब जब पेस्ट आ चुका है तो उसको कंट्रोल करना है, उसको मैनेज करना है। उसके लिए जो ओल्ड टर्म यूज की जाती है वो है कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल, कल्चरल आपको पता है कि सकाफत। अब कल्चरल कंट्रोल ये क्या है, कल्चरल कंट्रोल ये पुराने वक्तों की बात है। जब पेस्ट आते थे तो फिर हम क्या करते थे, वी कंट्रोल देम नॉट द मैनेज। अब कंट्रोल हम किस तरह से करते थे, आपने सारा कुछ पढ़ लिया। कल्चरल कंट्रोल बेसिकली अगर हम डिस्कस करें
इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप इन्वायरमेंट के लिहाज से, क्रॉप इन्वायरमेंट के लिहाज से अगर कल्चरल कंट्रोल को हम डिस्कस करें तो इसका मतलब ये होगा कि द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन सच अ वे दैट इज बेटर फॉर द क्रॉप एंड दैट इज नॉट बेटर फॉर द पेस्ट। नहीं समझ आई? ऐसा इन्वायरमेंट हम बना दें जो सपोर्ट करे वहाँ पर मौजूद प्लांट्स को और सपोर्ट ना करे वहाँ पर मौजूद पेस्ट को। तो आइए डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन क्या बनी? द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस पेस्ट। जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? पेस्ट को रिड्यूस करना। अब कल्चरल कंट्रोल चूंकि दैट इज द कंट्रोल, दैट इज द किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स, और ये होता कब था? पुराने ज़माने यानी कि पहले वक्तों में 1960 से बिफोर। लेकिन ये बात ठीक थी, कल्चरल कंट्रोल में बहुत सारे ऐसे मेथड्स थे जो पेस्ट को कंट्रोल करने में, पेस्ट को मैनेज करने में कामयाब होते थे। तो ये कल्चरल कंट्रोल जो है इसी को मोडिफाई करके मॉडर्न वर्ड्स में, या मॉडर्न जो अब हम जिस इरा में रह रहे हैं इसमें इसको मॉडिफाई किया गया है विद द टर्म ऑफ द इकोलॉजिकल मैनेजमेंट। कल्चरल कंट्रोल को मॉडिफाई कर दिया गया है किसमें? इकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब क्या? कि वी मैनेज द इकोलॉजी ऑफ पेस्ट, वी मैनेज द इकोलॉजी ऑफ द प्लांट एज वेल। कि हम प्लांट को और पेस्ट को उसकी इकोलॉजी देखते हैं, यानी कि उसका रहन सहन देखते हैं। इकोलॉजी पता है ना आपको? इकोलॉजी बेसिकली इट इज द इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शंस को देखकर हम मैनेज करते हैं, प्लांट को भी मैनेज करते हैं, वहाँ पर मौजूद पेस्ट को भी। बेसिकली इकोलॉजिकल मैनेजमेंट किसकी? ऑफ द क्रॉप इन्वायरमेंट। हम क्रॉप के इन्वायरमेंट की मैनेजमेंट जो करते हैं दैट इज द इकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब क्रॉप की मैनेजमेंट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? पेस्ट की स्टडी की। क्यों? अब क्रॉप आ गई, क्रॉप में पेस्ट भी मौजूद है। हम क्रॉप के इन्वायरमेंट को तब तक बदल नहीं सकते, तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक हमें पेस्ट की इकोलॉजी को मालूम ना किया जाए। जब तक हमें पेस्ट की इकोलॉजी मालूम नहीं होगी वी आर अनएबल टू मैनेज द क्रॉप इन्वायरमेंट। तो अब पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्ट की इकोलॉजी को समझना जरूरी है। पेस्ट की इकोलॉजी क्या है? बेसिकली वी फाइंड द वीक लिंक्स ऑफ द पेस्ट्स, वी फाइंड द वीक लिंक्स। वी फाइंड द वीक लिंक्स ऑफ द पेस्ट। हम फाइंड करते हैं पेस्ट के वीक लिंक्स। अब व्हाट आर द वीक लिंक्स? व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड द वीक लिंक्स? वीक लिंक्स बेसिकली दीज आर द रिक्विजिट्स, दीज आर द रिक्विजिट्स ऑफ द पेस्ट। कि पेस्ट्स की रिक्विजिट्स, रिक्विजिट्स से आपको मालूम है कि क्या होता है? फूड इट इज अ रिक्विजिट, शेल्टर, हैबिटेट और अपना रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्पेस जो चाहिए होती है फॉर फीडिंग। अब ये सारी की सारी रिक्विजिट्स हैं, ये बेसिकली एक्ट एज अ वीक लिंक इस्तेमाल करती हैं। वीक लिंक्स क्या है? वीक लिंक्स बेसिकली आर द रिक्विजिट्स ऑफ द पेस्ट। रिक्विजिट्स ऑफ द पेस्ट, रिक्विजिट्स ऑफ द पेस्ट क्या है? फूड, शेल्टर, सही, reproductive space, other favorable
ऑफ इन्वायरमेंट। यानी कि वीक लिंक्स बेसिकली पेस्ट की सारी इकोलॉजी को समझना, पेस्ट खाता क्या है, पेस्ट रहता किधर है, पेस्ट रिप्रोडक्टिव प्लेस कहाँ पर जाके करता है, पेस्ट आया कि मोनोफेगस है, एक किस्म की खुराक खाता है या मुख्तलिफ तरह की खुराक खाता है। तो ये सारे के सारे बेसिकली दीज आर द नॉलेज अबाउट द पेस्ट। अब किसी चीज़ के मुतालिक नॉलेज हो तो फिर उसको कंट्रोल करना आसान होता है। अब जिस तरह पेस्ट जो हैं, ये जो पेस्ट है, ये कुछ पेस्ट अपनी फूड में बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होते हैं, यानी कि एक ही टाइप की फूड खाते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोफेगस। अब ऐसे पेस्ट जो खाते भी एक टाइप की फूड है, मोनोफेगस है, अब क्या किया जाए? बेसिकली फूड इज अ वीक लिंक। वीक लिंक का मतलब कि अगर फूड वहां से रिमूव कर दी जाए या फूड को चेंज कर दिया जाए तो पेस्ट फूड जब नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? वहां से मूव करेगा, अगर वहीं पर रहेगा तो वहां पर उसकी डेथ हो जाएगी। अब वीक लिंक्स जैसा कि फूड है, फूड अगर सेलेक्टिव है, वो पेस्ट एक ही टाइप की फूड खाता है, तो फिर वहां से फूड रिमूव कर दी जाए, यानी कि जिस फील्ड में वो आया है उस फील्ड से उसकी ऐसी रिक्विजिट्स जो एज अ फूड इस्तेमाल होती है, उसकी फूड को या तो बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए या फिर उसकी फूड को मैनेज कर दिया जाए। जिस तरह के कुछ इंसेक्ट्स कॉर्नर्स पर वीड्स जो बूटियां लगी होती हैं उस पर फीड करते हैं। अब हम वीड्स को रिमूव करते रहे विदाउट द परमानेंट पीरियड्स, ठीक है। अब जब हम पीरियड्स के साथ उसको रिमूव करेंगे तो एट द एंड वी रिमूव द वीक लिंक ऑफ द पेस्ट फूड। उसका नतीजा क्या होगा कि हमने जब वीड रिमूव की तो वो क्या थी? इकोलॉजिकल मैनेजमेंट। कहां से की? क्रॉप से। इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप इन्वायरमेंट। उसका आउटपुट क्या मिला? उसका आउटपुट हमें ये मिला कि वहां से पेस्ट रिमूव हो गया। सो दैट इज व्हाई वी कॉल द इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप इन्वायरमेंट। बाय विद द this method we are able to eliminate, we are able to reduce, we are able to alleviate a pest problem from the targeted area. So that is the perfect method and widely used method in case of the IPM. अब अगर तो आपको कल्चरल कंट्रोल और इकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में पता चल गया, और वीक लिंक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वीक लिंक्स ये ध्यान में रखना है कि जो सेलेक्टिव हैं पेस्ट, अब उनकी अगर फूड रिमूव कर दी जाएगी तो वो वहां से फारिग। अब कुछ पेस्ट इस तरह से होते हैं कि वहां पर उसकी रिक्विजिट्स यानी कि खाते डिस्ट्रॉय करते हैं फील्ड को, यानी कि रिप्रोडक्शन भी कर देते हैं फील्ड में, लेकिन उनको खाने के लिए बाहर से कोई चीज़ चाहिए होती है, वो मूव करते हैं बाहर, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद किधर आ जाते हैं? अपनी क्रॉप की फील्ड में। अपनी क्रॉप की फील्ड में जब वो आएंगे वहां पर एग लेइंग करेंगे, तो जब उनकी हम वो फूड ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो वहां पर एग ले भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए दैट इज द मैनेजमेंट। अगर इकोलॉजिकल मैनेजमेंट की आपको ये समझ आ गया, बेसिकली दिस इज द इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक टॉपिक। ये जैसा कि आपको पहले बताया एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मेथड्स हम पढ़ेंगे, यानी कि इकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम जितने भी आगे पॉइंट्स पढ़ेंगे वो क्रॉप से रिलेटेड होंगे, क्रॉप के इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगे। अब क्रॉप का इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं होता, देयर विल बी अ डाइवर्सिटी इन द इन्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स एंड देयर विल बी अ डाइवर्सिटी इन द नंबर ऑफ पेस्ट्स। अब डाइवर्सिटी जब है इनके दरमियान, अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी है, तो फिर हम एक ही तरीके से पेस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो हम क्रॉप के इन्वायरमेंट के साथ डील करते हैं, वो डील बेसिकली हम 3 तरीकों से करते हैं। We deal
crop environment. With 3 या 4 things. वो 3 से 4 तरीके कौन कौन से हैं, आइए जान लेते हैं हम। पहला तरीका है we reduce the favorableness of crop environment. Of crop environment. दूसरा नंबर पे है reduce continuity in space. यानी कि कॉन्टिन्यूटी इन स्पेस का मतलब है कि हम क्रॉप को बाय स्पेसिंग ग्रो करेंगे, यानी कि एक क्रॉप लगा दी, उसके आगे नेक्स्ट लगा के फिर उसके आगे नेक्स्ट क्रॉप, अलग-अलग क्रॉप्स ही पढ़ेंगे डिटेल से। फेवरेबलनेस इसका तो पता, रिड्यूस कॉन्टिन्यूटी इन स्पेस। थर्ड है कि वही डाइवर्ट द पेस्ट। डाइवर्ट द पेस्ट यानी कि पेस्ट को वहां से हम भगा देते हैं किसी भी तरीके से। बेसिकली दीज आर द 3 डील्स विच वी डू विद द क्रॉप इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पेस्ट स्टेटस। ओके, नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट डील, रिड्यूस द फेवरेबलनेस ऑफ द क्रॉप इन्वायरमेंट। क्रॉप इन्वायरमेंट, क्रॉप के इन्वायरमेंट को हमने इस तरह से बनाना है कि वो फेवरेबल ना हो पेस्ट के लिए। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, इसके अंदर, इस डील के अंदर हम मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल करेंगे। द फर्स्ट मेथड इज द सैनिटेशन। सैनिटेशन सैनिटेशन जैसा कि आज कल हमारे वबा छाई हुई है कोरोना वायरस, उसमें हम यूज करते हैं सैनिटाइजर। व्हाई वी यूज द सैनिटाइजर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सैनिटाइजर? सैनिटाइजर मीन द एजेंट विच किल द जर्म्स बाय वॉशिंग योर हैंड्स। अब जब हमारे हाथ धोने से या हमारे हाथ पर वो मलने से जर्म्स को किल कर देता है, तो सैनिटेशन में यहाँ पर इसका मतलब बेसिकली है क्लीननेस, सफाई। सफाई अब हम क्या करेंगे, वी क्लीन द क्रॉप फील्ड। वी क्लीन द क्रॉप फील्ड, इसका मतलब क्या कि वहां पर क्रॉप नहीं होगी फिर अगर हम उसको साफ कर देंगे। अब इसमें कोई चंद एक बातें आपने याद रखनी है। सैनिटेशन जबकि सफाई है, सुथराई है, उसकी क्लीननेस है, उसका रिमूवल ऑफ डेब्रिस है। अब फील्ड में क्रॉप के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसा कि वीड्स, जड़ी बूटियाँ होती हैं, जैसा कि ये पेस्ट भी होते हैं, जैसा कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अदर देन क्रॉप्स पाई जाती हैं। अब हमने उनकी क्या करनी होती है, सफाई, एक बात। अब दूसरे नंबर पे जो होता है वो ये है कि अब हमने क्रॉप जो थी उसको काट दिया, हमने क्रॉप काट दिया। अब हमने क्या करना है कि क्रॉप काटने के बाद जो नीचे उसके रेजिड्यूज रह गए हैं, जो नीचे डेब्रिस रह गया है, आपने अक्सर देखा होगा जब गन्ना कास्ट करते हैं, गन्ना काटते हैं, शुगर केन जिसको बोलते हैं, उसके नीचे उसके रेजिड्यूज होते हैं। काफ़ी सारे रेजिड्यूज जो होते हैं वो बेसिकली दीज आर एक्ट एज अ हैबिटेट फॉर द पेस्ट। वो पेस्ट के हैबिटेट को अवेलेबल होते हैं,
ठीक है, क्रॉप काटने के बाद भी पेस्ट आ जाता है जो आइंदा लगाने वाली क्रॉप को नुकसान देता है, तो हम उनके रेजिड्यूज को क्या करते हैं, रिमूव। पहला पॉइंट सैनिटेशन में क्या हो गया, वी रिमूव द डेब्रिस फ्रॉम फील्ड, वी रिमूव द डेब्रिस फ्रॉम फील्ड, हमने फील्ड में से क्या कर दिया, डेब्रिस को रिमूव कर दिया, सफाई हो गई। अब वी रिड्यूस या वी एलिमिनेट द अदर थिंग्स फ्रॉम द फील्ड्स, अदर थिंग्स फ्रॉम द फील्ड्स, we removing crop residues, basically वही डेब्रिस, we removing the crop residues। अब crop residues को ज़हन में रखना है तो इसके साथ बहुत सारी चीजें अटैच होंगी। crop residue को हमने क्या करना है, रिमूव। क्रॉप के रेजिड्यू रिमूव करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। वो तरीके कौन कौन से हैं, वी रिमूविंग द क्रॉप रेजिड्यू बाय द प्लोइंग, हल चलाने के जरिए से, बाय द प्लोइंग, बाय द चॉपिंग, बाय द श्रेडिंग, ये प्लोइंग, ये चॉपिंग और ये श्रेडिंग, बेसिकली ऊपर वाला हल चलाना है। चॉपिंग और श्रेडिंग का मतलब होता है उनकी तलाफी करना, उनको काट कर फील्ड से बाहर फेंक देना, ठीक है। अब ये रेजिड्यू को रिमूव कर दिया हमने चॉपिंग के जरिए से, प्लोइंग के जरिए से, श्रेडिंग के जरिए से, और बहुत सारे मेथड्स हैं जैसा कि लाइफ स्टॉक्स, बहुत सारे मवेशी हम उस फील्ड में छोड़ दें। अगर वो फील्ड है कॉर्न का, उसके बाद हम उसमें फील्ड उसको लाइफ स्टॉक्स को छोड़ दें। लाइफ स्टॉक छोड़ने से फायदा ये होगा कि लाइफ स्टॉक्स आल्सो रिमूव द रेजिड्यू, रेजिड्यू भी रिमूव करेंगे एंड वी गेट अ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द दिस केस। और नतीजे में जो वो खुराक खाएंगे उसका हमें क्या होगा, फायदा होगा, हमारा लाइफ स्टॉक भी फले फूलेगा और हमारे जनाबे पेस्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब जब वो फील्ड में चलेंगे मवेशी चरा, जब वो फील्ड में चलेंगे तो फिर क्या होगा, बहुत सारे पेस्ट ज़मीन पर होते हैं, सॉइल में होंगे, जो ओवर विंटर की कंडीशन में होंगे। ओवर विंटर का मतलब होता है कि पेस्ट अपना लाइफ साइकिल सर्दी में गुजारे, यानी कि पेस्ट का ओवर विंटर का मतलब होता है कि पेस्ट अपनी विंटर, जबकि टेम्परेचर बाहर ज़्यादा होता है, अपनी विंटर को सॉइल में गुजारे। जब अपनी विंटर को सॉइल में गुजारेगा, अपनी सर्दी को ज़मीन उस वक्त गुजारेगा, तो वहाँ पर जब मवेशी कैटल्स जब वो खा रहे होंगे रेजिड्यूज, तो उनके पाँव के साथ साथ वो पेस्ट भी क्या होंगे, पिस जाएंगे, उनके बहुत सारे एग्स टूट जाएंगे, उनके बहुत सारी ओवर विंटरिंग साइट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। वी डिस्ट्रॉय द, चौथा जो था वो क्या था, बाय फीडिंग कैटल्स, कि कैटल्स फीड करें तो फिर क्या होगा, दे डिस्ट्रॉय, दे डिस्ट्रॉय क्या, ओवर विंटरिंग, overwintering of pest, they destroy the overwintering of the pest, alternate या ultimate we get our objective, हमें अपना मकसद मिल जाएगा। तो ये थी सैनिटेशन के बहुत सारे मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ द पेस्ट्स। इसके अलावा सैनिटेशन में एक और चीज है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग बेसिकली क्या है, आपने देखा होगा
कि जब ऑर्किड्स यानी कि बागात में फल तोड़कर फार्मिंग की जाती है, उनको पैक करके ले ट्रक्स में रखा जाता है, तो उस नतीजे में बहुत सारे फ्रूट्स डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, बहुत सारे गले सड़े फ्रूट्स को निकाल कर वहीं पर फेंक देते हैं फील्ड्स में। अब वो जो फील्ड्स जो पैकिंग के दौरान, ट्रकिंग के दौरान वो नीचे गिरे, या जो फ्रूट्स थे वो हमने डिस्ट्रॉय हुए फ्रूट्स वहीं पर डाल दिए, तो वो बेसिकली फ्रूट्स जो हैं, ये जो रेजिड्यूज हैं फ्रूट्स के, ये एक्ट एज अ फूड करते हैं फॉर द पेस्ट्स। अब कोई भी ऐसा पेस्ट जो उसको फीड करता होगा, वो वहां पर आके क्या करेगा, उसको फीड करना शुरू कर देगा। जब उसको फीड करेगा, फीड करने के साथ क्या होगा कि वहां पर पेस्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, ये बेसिकली बहुत लंबा, आप भी इसको अच्छी तरह से रीड करता है। अब ट्रक फार्मिंग भी एक मेथड है। उसके बाद सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर बेसिकली बोलते हैं कि किसी भी नए एरिया में क्रॉप्स की यील्डिंग करवाना, क्रॉप्स की कल्टीवेशन करवाना, ठीक है, अपने फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द ह्यूमंस, तो ये होता है सिल्वीकल्चर। उसके बाद है सैनिटेशन, उसके बाद है एफिशिएंट स्टोरेज एंड पैकेजिंग। एफिशिएंट स्टोरेज एंड पैकेजिंग, जब हमने वो सीरियल ग्रेन्स हैं, वीट के ग्रेन्स हैं, कॉर्न के ग्रेन्स हैं, जब हमने उनको गाट कर लिया, हासिल कर लिया फील्ड से, अब हमको चाहिए कि उनको बहुत अच्छी तरह से उनकी सैनिटेशन की जाए, सफाई की जाए, फिर उनको जो है वो स्टोर किया जाए, उनके स्टोरिंग मेथड को बहुत एफिशिएंसी से किया जाए। तो दैट इज़ द एफिशिएंट स्टोरेज एंड पैकेजिंग। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी दुनिया में जितनी भी फूड होती है, जितने भी सीरियल के ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं, उनका 10% जो है वो इन पेस्ट के जरिए से डिस्ट्रॉय हो जाता है। 10% ऑफ द cereal grains are destroyed by pests। यानी कि हमने क्या किया था कि कितनी हमने कोशिश करके क्रॉप लगाई भी, पेस्ट को भी मैनेज किया, क्रॉप अच्छी भी मिल गई, लेकिन अब हम थोड़ी सी गलती कर गए पैकेजिंग में। हमने पैकेजिंग अच्छी तरह से ना की, तो फिर भी हमें क्या हुआ, भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो सैनिटेशन भी बेसिकली, एफिशिएंट स्टोरेज भी बेसिकली क्या है, सैनिटेशन है, कि हम इस सफाई से काम करें कि अब वो जो पेस्ट है, अब उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ एनिमल वेस्ट। एलिमिनेशन ऑफ एनिमल वेस्ट, कोई भी लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक हमारे जो मवेशी होते हैं, उनके इर्द गिर्द जो उनका डेब्रिस है, ठीक है, उनको बाकायदा वक्फों से उठाते रहा करें, क्योंकि जब अगर वो वहीं पर रहेगा डेब्रिस, तो इंसेक्ट पैस उनके डेब्रिस को फीड करेंगे। फीड करने के साथ साथ क्या होगा, वो कैटल टिक्स जो एज अ पेस्ट काम करती हैं, वो कैटल पे आएंगी, और फिर कैटल टिक आपको पता है कि उसका ब्लड वो सक करती है, तो इस नतीजे में भी क्या होगा, हमें इकोनॉमिक लॉस होगा। तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा एक तरीका है सैनिटेशन का। उसके बाद लास्ट में जो आता है सैनिटेशन में, वो है अपस्क्योरिंग द होस्ट। अपस्क्योरिंग का मतलब होता है अनक्लियर, गैर वाज़ेह। अब होस्ट पेस्ट का कौन सा होगा, प्लांट ही होगा ना, पेस्ट का होस्ट प्लांट। अब होस्ट को क्या कर दिया जाए, ऑब्सक्योर कर दिया जाए, गैर वाज़ेह कर दिया जाए। वो किस तरह से,
सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बेसिकली वो डायरेक्शंस होती हैं फॉर द पेस्ट के लिए डायरेक्शंस होती हैं फील्ड की तरफ मूव करने के लिए। अब जो मॉडर्न डेज हैं उसमें एक प्लास्टिक की शीट्स इस्तेमाल की जाती हैं। वो प्लास्टिक की शीट्स क्या करती हैं, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अपने साथ टकराती हैं और रिफ्लेक्ट कर देती हैं किसी और जानब। अब वो फील्ड्स के बाहर लगाई जाती हैं। अब जब वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसके साथ रिफ्लेक्ट होकर किसी और जानब जाएंगी तो पेस्ट क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, फील्ड की तरफ नहीं आएगा। तो ये भी बेसिकली इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ सैनिटेशन। ये भी सैनिटेशन का एक छोटा सा एक तरीका है कि इस तरह से हम पेस्ट के होस्ट को गैर वाज़ेह बनाकर भी हम कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा सैनिटेशन कि व्हाट इज़ द सैनिटेशन। और सैनिटेशन क्या था, सैनिटेशन रिड्यूस फेवरेबलनेस ऑफ क्रॉप इन्वायरमेंट का एक पहला मेथड था। अब रिड्यूस फेवरेबलनेस ऑफ द क्रॉप इन्वायरमेंट यानी कि क्रॉप के इन्वायरमेंट की फेवरेबलनेस को किस तरह से रिड्यूस करते हैं उसका दूसरा मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं। ये साथ साथ करते रहो, इसको जमा ना करना लेक्चर्स को, क्योंकि जब आपने जमा कर लिए तो पीछे टाइम बिल्कुल थोड़ा सा है और आपके ये फिर जमा हुए लेक्चर भी बाद में काम नहीं आएंगे। इसको एक एक लेक्चर को सुनते हो, इसको राइट डाउन कर लिया करो, राइट डाउन करने के बाद एक मरतबा बुक से पढ़ लिया करो, तो ये आपकी बहुत मदद करेगा। अब रिड्यूस फेवरेबलनेस में हमने पहले पढ़ लिया कि व्हाट इज द सैनिटेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टिल एज। टिल एज, व्हाट इज द टिल एज। टिल एज का जो वर्ड मीनिंग है वो है हमारी खेती बाड़ी, सब लोग जानते हैं। अब खेती बाड़ी से हमें याद आया कि ये तो हमारे आबाओ अजदाद की बहुत बड़ी या बहुत पुरानी रस्म है, ये हमारी तहजीब और सकाफत का बेसिकली हिस्सा है। अब टिल एज इज द कल्चरल प्रैक्टिस that is used for the preparation of the seed beds for the plants, and we make the environment of the crop in such a way that is more suitable for the plants and less suitable for the pest। तो ये टिल एज जो बेसिकली एक कल्चरल प्रैक्टिस है, क्या है ये, एक कल्चरल प्रैक्टिस है एक कल्चरल प्रैक्टिस है दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सीड बेड्स, दैट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड। इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सीड बेड्स। अच्छा, एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जहाँ पर मैंने ये सेटअप लगाया हुआ है वो ज़रा बैठक में है और इसके साथ बाहर से आवाज़ें आती रहती हैं, आपने उन पर गौर नहीं करना, तो आपने पूरे फोकस से इसको सुनना है, इसको ज़रा ज़हन में रखिए। अब ये टिल एज कल्चरल प्रैक्टिस है दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सीड बेड्स। किस तरह से हम सीड बेड की प्रिपरेशन करते हैं, किस तरह से हम मैनेज करते हैं कि पेस्ट भी ख़त्म हो जाए और हमारा प्लांट भी बहुत अच्छे तरीके से फले और फूले। अब टिल एज में बेसिकली हम प्लोइंग करते हैं, खेती बाड़ी का मतलब होता है हम हल वगैरह चलाते हैं, हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल भी करते हैं, मैन्यूर जो गोबर की खाद होती है उसका इस्तेमाल भी करते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ मेथड्स व्हिच वी आर यूज्ड इन ऑर्डर टू एलिविएट अ पेस्ट प्रॉब्लम एंड व्हिच वी आर यूज्ड फॉर द बेस्ट ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स। अब टिल एज इसका कोई टाइम होता है, टिल एज की कोई फ्रीक्वेंसी होती है, टिल एज की कोई डेप्थ होती है, हल चलाने की कोई डेप्थ होती है, कोई गहराई होती है। मुख्तलिफ तरह की खुराक को, मुख्तलिफ तरह की क्रॉप्स को,
मुख्तलिफ तरह के फील्ड्स को मुख्तलिफ तरह के प्लॉइंग चाहिए होते हैं, मुख्तलिफ तरह की टिल एज चाहिए होती है। तो इसमें समझने वाली बात यह है टिल एज में कि सबसे पहले कि व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ द टिल एज, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ द टिल एज। व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ टिल एज। बहुत सारी क्रॉप्स स्पेशली तौर पर कॉर्न, व्हीट, राइस वगैरह, इनको हम फॉल या अर्ली विंटर के बाद लगाते हैं। तो इससे पहले पहले पेस्ट जो हैं वो वहाँ पर ओवर विंटर हो चुके होते हैं, वहाँ पर आ चुके होते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्रॉप के जैसे आपको पहले बताया रेजिड्यूज होते हैं, सैनिटेशन वाला हमने काम नहीं किया होता, तो वहाँ पर रेजिड्यूज होने की वजह से वहाँ पर वो पेस्ट्स ओवर विंटर हुए होते हैं, यानी कि सर्दियाँ गुजारने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं ताकि हम बाहर वाले टेम्परेचर से बच जाएं। तो टाइमिंग ऑफ द टिल एज बेसिकली क्या होनी चाहिए, फॉल या फिर अर्ली विंटर, फॉल या अर्ली विंटर, दैट इज द टाइमिंग ऑफ द टिल एज। उसके बाद व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टिल एज, फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टिल एज। फ्रीक्वेंसीज का मतलब आपको पता है कि कितनी बार टिल एज की जाए। फ्रीक्वेंसी ऑफ टिल एज वेरीज फ्रॉम सिंगल टू रिपीटेड पासेस। कुछ फील्ड्स होते हैं जहां हमें सिर्फ एक ही मरतबा हल चलाने की जरूरत होती है, और कुछ फील्ड्स होती हैं जहां हमें बहुत बार बार हमें हल चलाने की जरूरत होती है। अब ऐसे फील्ड्स जहां हमें एक ही मरतबा हल चलाने की जरूरत होती है वो है व्हीट, हमारी गंदम जो हम खाते हैं, यहाँ पर एक मरतबा हल चल जाए तो बहुत अच्छी तरह से सीड हो जाता है। फ्रीक्वेंसीज वेरीज फ्रॉम सिंगल पास टू रिपीटेड पास, टू रिपीटेड। अब सिंगल की आपको मैंने एग्जांपल दी, क्या, व्हीट, रिपीटेड वेजिटेबल्स। कि व्हीट को उगाने के लिए हमें एक सिंगल पास की जरूरत होती है कि प्लाव हल एक मरतबा हो जाए, लेकिन वेजिटेबल्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्लाव की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हल चलाने की, रिपीटेड यूज़ ऑफ द प्लाव विच वी आर यूज इन केस ऑफ द वेजिटेबल्स। अब फ्रीक्वेंसी का भी आपको पता चल गया, आपको टाइमिंग का भी पता चल गया। अब हम कौन सी बात करने जा रहे हैं, हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की, कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव कोई भी हो, काम हम कोई भी कर रहे हों, आईपीएम लेकिन पढ़ रहे हों, इसमें ऑब्जेक्टिव एक है, वी रिड्यूसेस द पेस्ट स्टेटस बिलो द इकोनॉमिक इंजरी लेवल। आपको अगर कोई वाइवा में क्वेश्चन पूछता है कि आपने आईपीएम क्यों पढ़ी, आपने एक सिंपल आंसर देना है कि हमने आईपीएम को सिर्फ इसलिए पढ़ा था कि ये हमारा एमएससी का सिलेबस था। नहीं, आपने उनको बताना है कि आईपीएम पढ़ने का मकसद या आईपीएम का जो एसेंस है, जो निचोड़ है, वो यही है कि वी मैनेज द पेस्ट बिलो द इकोनॉमिक इंजरी लेवल रेदर देन द कंट्रोल। ये हमारी पूरी आईपीएम का निचोड़ है। अब हम बात करते हैं टिल एज की, आगे टाइमिंग की, फ्रीक्वेंसी की। अब हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरह से टिल एज वर्क करती है। एग्जांपल्स, एग्जांपल एक है यूरोपियन कॉर्न बोरर। यूरोपियन कॉर्न बोरर, यूरोपियन कॉर्न बोरर जैसा कि नाम से जाहिर है कि यूरोप में ये कॉर्न के फील्ड में पाई जाने वाली एक
इंसेक्ट है जो एज अ पेस्ट वहाँ पर जानी जाती है। अब यूरोपियन कॉर्न बोरर की अगर हम बात करें तो यूरोपियन कॉर्न बोरर के लिए जो टिल एज की ज़रूरत होती है वो अर्ली विंटर की ज़रूरत होती है। अर्ली विंटर में अगर हल चला दिया जाए तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर मौजूद जो पेस्ट होते हैं वो दे आर सब्जेक्टेड टू द अपर सॉइल, ज़मीन के नीचे होते हैं। हल चलाने से वो क्या हो जाते हैं, ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं। दे आर सब्जेक्टेड टू द सॉइल। पहला काम क्या होता है कि इंसेक्ट्स मूव फ्रॉम लोअर या सब सॉइल टू सॉइल या फिर अपर सॉइल बाय प्लोइंग। हल चलाने से जो इंसेक्ट्स ओवरविंटर किए होते हैं सॉइल के अंदर वो ऊपर आ जाते हैं। अब ऊपर आके क्या होता है, जब वो ऊपर आते हैं दे आर सब्जेक्टेड टू डेसिकेशन, दे आर सब्जेक्टेड टू द प्रीडेटर, दे आर सब्जेक्टेड टू द अदर डिफिकल्टीज। अब वहां पर आकर उनको टेम्परेचर कम चाहिए था लेकिन उनका टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ऊपर डेसिकेशन, वाटर लॉस हो गया। जब वो ऊपर आए तो उनके शिकार होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई। जब वो ज़मीन के अंदर थे तो वो सेफ थे, जब वो प्लॉ के ज़रिए, हल चलाने के ज़रिए, टिलेज के ज़रिए ज़मीन के ऊपर आ गए तो वो क्या हो गए, अनसिक्योर हो गए। अब अनसिक्योर होने की वजह से फिर क्या होगा, प्रीडेटर उन पर फीड करेंगे और उनकी प्रोबेबिलिटी, उनकी डेंसिटी को कम कर देंगे। एक तो बात हो गई ये। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स ओवरविंटर के अलावा एग ले किए होते हैं। क्या किए होते हैं, एग लेइंग किए होते हैं। एग्स वो फिर क्या आते हैं, जब एग्स ऊपर आते हैं जमीन में तो फिर वो डेसिकेशन, जिस तरह इंसेक्ट्स के डेसिकेशन होती है, उनकी वाटर लॉस होता है और वो भी प्रीडेटर को क्या हो जाते हैं, सुइटेबल हो जाते हैं, प्रीडेटर उन पर फीड करते हैं। एग्स आर सब्जेक्टेड टू डिफिकल्टीज। एग्स भी हमारे इंसेक्ट्स के डिफिकल्टीज यानी कि वो अनसिक्योर हो जाते हैं। तो ये है टिल एज। बेसिकली टिल एज का एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि टिल एज में हम सॉइल को भी कंजर्व रखते हैं, यानी कि जिधर की ज़मीन है यानी कि मिट्टी है वो वहीं पर ही कंजर्व हो जाती है। सैनिटेशन में हम वहाँ से बहुत सारा अगर फ्रूट निकालते हैं, वहाँ से बहुत सारे रेजिड्यूज निकालते हैं। इट डजेंट मीन वी ओनली सिक्योर आवर सॉइल। उस निकालने के लिए वजह से जो हमने वहाँ से बहुत सारे रेजिड्यूज निकाले, वहाँ पर विंड अरूजन हो जाती है, वहाँ पर सॉइल अरूजन हो जाती है। यानी कि वहाँ पर जब सॉइल को हमने रेजिड्यूज निकालने हैं वहाँ से, वहाँ पर सॉइल अरूजन होगी, सॉइल तबाह भी हो सकती है। लेकिन टिल एज में जहाँ की सॉइल होती है वहीं पर ही वापस रिटर्न हो जाती है। बस होता इतना है कि सब सॉइल मूव टू द अपर सॉइल एंड अपर सॉइल मूव टू द सब सॉइल। तो ये थी हमारी टिल एज। इसके अलावा बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो पहले ऊपर होते हैं लेकिन हल चलाने की वजह से, टिल एज की वजह से फिर क्या हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। और इसकी जो डेप्थ होती है, डेप्थ ऑफ टिल एज ये वेरी करती है फ्रॉम 15 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। अब ऐसे इंसेक्ट्स जो 15 टू 30 नीचे चले जाएंगे, 30 सेंटीमीटर का मतलब आपको पता है क्या, कि वो बहुत नीचे चले जाएंगे। अब बहुत नीचे चले जाएंगे तो फिर भी उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो ये थे बेसिकली हमारे दो मेथड्स जो हमने पढ़े, सैनिटेशन और फिर दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा टिल एज।
तो ये दोनों मेथड्स विद द पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कर लेना है। अब इसके बाद हमारे जो 3 डील्स थी ना हम करते थे पेस्ट के साथ, रिड्यूस फेवरेबलनेस ऑफ द क्रॉप इन्वायरमेंट, जो दूसरी थी कि रिड्यूस द कंटिन्यूटी इन स्पेस एंड डाइवर्स द पेस्ट पॉपुलेशन। अब 2 डील जो रह गई वो अब हम डिस्कस करेंगे इससे अगले लेक्चर में, यानी कि होगा लेक्चर नंबर 5, लेकिन इट विल बी कंसिडर्ड एट द पार्ट बी ऑफ द लेक्चर नंबर 5। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है, और अगर कमेंट बॉक्स में नहीं तो आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उस पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे मौला।